हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज के इस सेशन में आपको एसएससी जेईई 2024 में नेटवर्क में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जाएं, इसकी मैं आज आपको एक रणनीति बताता हूं। कई स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि सर नेटवर्क में मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो मैं पूरा जो नेटवर्क है, आपको पता है एसएससी जेईई के लिए नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्किट थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं आपके खेल को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ, क्या रणनीति रहनी चाहिए नेटवर्क में मैक्सिमम मार्क्स लाने की। सो देखिए ध्यान से, मैं चैप्टर वाइज चलता हूँ, एक एक बात को एक्सप्लेन करता हूँ। आप सारी बातों को ध्यान से सुने, इसको आप इम्प्लीमेंट करें और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो पूरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत बड़ा कोई मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। छोटे से टाइम में ही मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा, और जाहिर सी बात है कि इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास कई सारे चैप्टर हैं। अगर मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं तो अपने पास सबसे पहले चैप्टर आता है बेसिक्स पढ़ना होता है, देन थ्योरम होता है, डीसी ट्रांजिएंट, एसी स्टडी स्टेट, मैग्नेटिक सर्किट, एसी में रेजोनेंस भी होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास कुछ मिसलिनियस पार्ट है, ठीक है ना। इसमें टू पोर्ट और कुछ और टॉपिक्स है, ग्राफ थ्योरी वगैरह सब नहीं आता है, ठीक है ना। तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले कि कैसे सिलेबस को कवर अप करना चाहिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं जो आप ध्यान सुने। कई सारे बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके पास कंटेंट ही पूरा नहीं होता है। सर कंटेंट पूरा नहीं होता मतलब हमने तो तैयारी कर रखी है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बात बता दूं, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे ले, चाहे एसएससी जेईई का हो, चाहे गेट का हो, चाहे ईएससी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें, सब में नेटवर्क का सिलेबस लगभग सेम लिखा हुआ है। आप चाहे गेट की बात करें, चाहे ईएससी की बात करें, और चाहे जेईएन की बात करें, हर जगह सिलेबस तो सेम ही, हर जगह बेसिक है, हर जगह एसी है, हर जगह थ्योरम है, एवरीवेयर वी हैव अ सेम चैप्टर। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? देखिए ध्यान से, मैं बार बार ये बात रिपीट करता रहता हूं अपनी क्लासेस में, आज वापस से मैं बोल रहा हूं कि होता क्या है कि आप को क्या पढ़ना है इस पे ध्यान ही नहीं देते हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि आपका क्या सिलेबस है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर ध्यान दो। आपको ये नहीं करना है कि नहीं बस ठीक है थ्योरम्स है, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो उल जरूर, पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, उसका क्या स्कोप है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लग रहा है थ्योरम्स है, थ्योरम्स का एंड नहीं है, आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन लगा सकते हो, 20,000 क्वेश्चन लगा सकते हो, बट नहीं, आपको पता है कि हमारी क्या हमारे एग्जाम में आता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को सही से देखें। सिलेबस के बाद जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको उसी तरीके से कंप्लीट करना है जो आपके एग्जाम में आता है। फालतू की चीजें नहीं पढ़ना। अभी मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, हो सकता है आपने देखा भी हो, या नहीं देखा तो आप देख लेंगे। उस बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सर कई बार जब हमारा लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने चीज़ों को अंधाधुंध पढ़ा, एक टर्म उसने यूज़ किया अंधाधुंध, और हमारा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे पता लगा कि हमें बहुत तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अपने हम सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बहुत क्लियर कट बताना चाह रहा था कि आप अपने सिलेबस को बहुत सही से तैयार करें। जहाँ कहीं पढ़ते हैं, जिसने मेरे से पढ़ा है, तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ कि जेईएन में क्या आता है, उसी तरीके से मैं चीज़ों को डिलीवर करता हूं। तो आपको कंटेंट को बहुत बढ़िया तरीके से आपको अपना रेडी करना है, क्योंकि आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है। अगर आपने वाहियात लिख रखा है, आपने फालतू चीज़ें लिख रखी है, इसमें टाइम भी खराब होता है और एग्जाम में भी नहीं आता है, तो ये सब फालतू काम आपको नहीं करने हैं। तो कंटेंट शुड बी अप टू द मार्क एंड एकदम वैसे ही होना चाहिए जो आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के लिए जरूरत है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ से मेरे पास दूसरा पॉइंट ये है, हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि सर सबसे पहले जैसे चैप्टर की बात करते हैं तो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। अपने एग्जाम में अगर नेटवर्क की बात करता हूं तो इसमें 30 से 40 मार्क्स, ये मैंने मिनिमम लिख दिया है, मैक्सिमम 40 से 40 बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ठीक है अपन एक रेंज ले लेते हैं। 35, 36, 37 तक तो आता ही आता है, तो अपन ने बता दिया 30 से 40 नंबर, कई बार 25 का भी है वैसे, तो 25 से मतलब काफ़ी बड़ा बैंड है ना। तो आप देख पा रहे हैं 100 नंबर के टेक्निकल में 30 नंबर इस साल आप अगर देखें तो आपके पास 23 में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कई क्वेश्चंस मतलब पेपर में 32, 33, 34 नंबर 35 नंबर तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 2-3 सेट थे, ठीक है ना। तो मेरे पास ऐसे कह सकते हो कि 30 से 40 नंबर का आएगा। तो
अच्छी बात यहाँ पर है कि आप अगर ये मान लो सपोज 30 मार्क्स का आता है तो यहाँ पर आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन गलत होने का कोई स्कोप नहीं है। नेटवर्क में अच्छी बात यह है कि आपको इसमें थोड़ा कम याद करना होता है, क्योंकि इसमें लगभग 50% 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। आप देखते हैं अपने एग्जाम SSC में जो क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी इजी, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम छोटे छोटे आते हैं, क्यूट आते हैं, बहुत रिसर्च नहीं चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं, SSC जी में कई बार आप देखते हैं कि फैलाव थोड़ा सा है, मतलब कई सारी चीजें आप पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन गहराई बहुत कम है, डेप्थ बहुत कम है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैंने क्या बोला कि जैसे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। सर 2 पार्ट का मतलब कैसे? जैसे इसमें आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल होती हैं, थ्योरी वाले जो पॉइंट्स होते हैं, यहां मेरे पास जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो, और सर्किट सॉल्व करना, यानी आपको कोई भी सर्किट हो, कोई इन द सेंस जो अपने एग्जाम के लिए रिलेटेड है। हाँ, प्रैक्टिस करते वक्त आप थोड़े बड़े सर्किट भी कर सकते हो, अपन भी क्लास में करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम वही करना, लेकिन जब आप अब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको उस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और उस तरह क्वेश्चंस को स्पीड में करना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, जब अपन पढ़ते हैं उस टाइम अगर बड़े बड़े सर्किट भी कर लिए तो कोई हर्ज नहीं है, करते हैं अपन, थोड़े बड़े भी सॉल्व करते हैं ताकि अपन को कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अननेसेसरी किसी क्वेश्चन को आप 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में सॉल्व करो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, सीखते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त उस टाइम आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको लगता है नहीं अब तो एग्जाम देना है, तो आप उस पार्ट पे ही फोकस करें कि हमारे पास जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को क्या मैं गिवन टाइम फ्रेम में कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, इस बात का ध्यान देना है। तो यानी आपको सर्किट सॉल्व करना अच्छे से चाहिए, मतलब सारी टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन हो गया, आपका नोडल हो गया, मेश हो गया, यानी ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और इनको आपको लगाना आना चाहिए। यानी सर्किट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं एग्जाम में कई सारे सर्किट्स आते हैं, और सर्किट अगर आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो थ्योरम्स भी आपका कहीं ना कहीं बड़े आराम से, क्योंकि अगर आप बेसिक्स की बात करें तो कई बार ये 10 से 12 नंबर का आ जाता है आराम से ना, मतलब आप देखेंगे कि 3 4 5 सर्किट ही आ जाते हैं जिसमें नोडल लगाना, केवीएल लगाना, इस तरीके से। और यहां पर आप देखते हैं कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी कई सारे आते हैं, जैसे कई बार रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लेता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ क्या रिलेशन है वो पूछ लेता है। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स भी आपको कवर अप करने पड़ेंगे। तो यानी बेसिक डेफिनेशन कि केवीएल कब वैलिड है, केसीएल कब वैलिड है, लम्प्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं, इस तरह की कहानियां आपको पता होनी चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स क्या, पैसिव एलिमेंट्स क्या है, यानी ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, स्टार डेल्टा पे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। यानी ये बेसिक्स आपको, बेसिक्स में जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो आपको सारे कवर अप होने चाहिए। बल्ब के क्वेश्चंस जैसे आते हैं, कई बार बल्ब का क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाता है, तो ये टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे से, मतलब इनको सब लिखना चाहिए कि ये टॉपिक्स क्या कंप्लीट है कि नहीं है। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप 2 4 5 साल के पेपर देखें और वहां से आप एक एनालिसिस करें, वहां से आप निकालें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं अक्सर बोलता रहता हूं बच्चे को कि आपको कभी भी अगर ये पता करना है कि भाई हमारे एग्जाम में क्या आता है और किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, तो हमेशा उसको सजेस्ट करता रहता हूं कि आप कुछ मत करें, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें, वहां से एक एनालिसिस बनाएं कि भाई ये टॉपिक्स आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हमने बेसिक्स में 2 टॉपिक की बात करी, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट्स आपके पूरे कवर अप होने चाहिए, साथ के साथ आपके जो सर्किट सॉल्व करने की जो एबिलिटी वो बहुत अच्छे से आपको डेवलप होनी चाहिए, तब जाके आप इस पहले चैप्टर को आप कवर अप कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है कहीं ना कहीं, थ्योरम तो दूसरा, लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है एसी स्टडी स्टेट। तो सबसे पहले हम एसी स्टडी स्टेट की बात करते हैं, फिर डीसी और कहीं ना कहीं अपन थ्योरम्स की बात कर लेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या, जो एसी स्टडीज जिसमें अपन रेजोनेंस भी करते हैं, इस चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो और आप देखो कि क्या इन तीनों पार्ट्स में, इस चैप्टर को आप क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो और फिर आप ये चेक करो कि क्या इन तीनों पार्ट्स में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। पहला पार्ट में डिवाइड ये करो कि इसमें जो आपके पास सर्किट्स होते हैं, जो एसी का सर्किट यानी एसी बेसिक, यानी कि बेसिक ऑफ एसी सर्किट, बेसिक ऑफ एसी सर्किट, यानी जो एसी सर्किट का बेसिक है, मतलब जैसे सिंपल सा आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, ऐसा नहीं, सीरीज पर कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशंस हो, वहां पर आपको उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इवन ये जो आपके पास सर्किट्स होते हैं एसी वाले, इवन आपको एसी सर्किट में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लेक्स भी सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कई बार स्टूडेंट्स जे को देख के डर जाता है, जैसे 1 + j लिख दो, 1 - j लिख दो, जे आ गया तो उसको पता नहीं, उसका हाथ पैर फूल जाते हैं। यार आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और आप बताओ फेजर से इनसे आप डर रहे हो, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। यानी ये तो आपके एकदम घर की बात है। एसी मतलब इलेक्ट्रिकली, एसी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, और इसी चैप्टर को देख के आप डरते हो। आपके एग्जाम में इसका वेटेज क्या है भाई साहब, इसका वेटेज आपका 10 से 15 नंबर का है। पता है कई बार 15 नंबर का आ जाता है, पता है आपको ये वाला चैप्टर तो
तो सोचो इसके साथ तो आपको बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि ये जो सर्किट्स होते हैं, जैसे कई बार आप देखते हैं कोई सिंपल आपको सर्किट दे देगा, बोलेगा बताओ यहाँ पर कितना फेजर एंगल बनना है वोल्टेज और करंट के बीच में, कोई भी रैंडम क्वेश्चन, पावर फैक्टर निकालना आना चाहिए सर्किट्स का, कोई RC RL किसी भी तरह का सर्किट हो आपके पास, और साथ के साथ यहाँ पर जो सर्किट्स होते हैं इनके थ्योरम वाले पार्ट भी, जैसे यहाँ पर किस तरह से जो हमारे पास सर्किट्स बनते हैं उसमें किस तरह से SPT लगती है, और कैसे थेवेनिन में VTH RTH आता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स अगर AC सर्किट होता है तो वहाँ किस तरह से हम ZL को ZTH कॉन्जुगेट लिखते हैं, मतलब वो पावर वाला पार्ट भी कवर अप होना चाहिए। समझ गए आप? तो मतलब जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि सिंपली DC वोल्टेजेस रहे होंगे, DC वोल्टेजेस होते हैं आपके पास, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी AC का सर्किट है, यहाँ पर भी थ्योरम्स है, यहाँ पर भी हमारे पास कहीं ना कहीं सर्किट जिनको सॉल्व करना है तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इस पे आपके अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, सीधे आपसे फेजर करंट फेजर वोल्टेज आपसे बोल लेता है। दूसरा जो इसमें सेगमेंट आपका होना चाहिए बढ़िया, वो होना चाहिए आपका पावर, यानी कि आपको पावर निकालना आना चाहिए, यानी आपको पावर पे कमांड होनी चाहिए। S = V × I स्टार, आपको पता होगा, वैसे तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं करना क्या है, कैसे कवर अप करना अपने सिलेबस को। तो यहां पर जो पावर का पार्ट है, अच्छे से रियल पावर निकालना आपको आना चाहिए, रिएक्टिव पावर निकालना आपको चाहिए, एपरेंट पावर के बारे में पता होना चाहिए, फिर पावर और सर्किट आपस में मिक्स होकर अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने देखे हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। दे आर वेरी क्यूट, दे आर वेरी स्मॉल, बट दे आर लिटिल बिट लॉजिकल। तो वी नीड टू गो थ्रू प्रैक्टिस, यानी पावर पे हमारे पास क्वेश्चंस का, यानी रियल पावर, एपरेंट पावर, डायरेक्ट मतलब जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनको करना आना चाहिए। डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ के आपको तुरंत पिक करना चाहिए कि जो पावर का क्वेश्चन होता है वो क्या हम पिक पाए। कभी एपरेंट पावर दे देगा, पावर फैक्टर दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सी पावर है, रियल पावर पूछ लेगा, कभी रियल पावर दे देगा, पावर फैक्टर दे देगा। तो लैंग्वेज के फॉर्म में जो पावर के क्वेश्चंस होते हैं क्या उनको हैंडल कर पा रहे हैं। फिर हमारे पास सर्किट्स होता है, सर्किट में हमारे पास कई बार पावर पूछ, कोई एक सिंपल सा RL या RC सर्किट दे देगा, पैरेलल सीरीज पता नहीं कुछ भी ऐसे ही, और बोलेगा बताओ इसमें मेरे पास कहीं ना कहीं कितनी पावर है, रियल पावर कितनी है, एपरेंट पावर कितनी है, रिएक्टिव पावर कितनी है। इनके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको कि भाई S = VR में स्क्वायर बाई जेड कॉन्जुगेट होता है, या S = IR में स्क्वायर इंटू Z होता है, ये सारे IR में स्क्वायर इंटू R, ये फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए अच्छे से। और इस पावर की एक बेहतरीन एनालिसिस मैंने कई सारे वीडियो भी डाल रखे निम्बस पे, जिसमें मैंने पावर को पढ़ाया, जिसपे लोगों को बड़ा दिक्कत भी होती है। और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रेजोनेंस है, यानी रेजोनेंस में आपको पता है सीरीज RLC सर्किट का रेजोनेंस, पैरेलल RLC सर्किट का, इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं 20-25 पॉइंट दोनों के मिला के, दोनों के 20-20 पॉइंट मान के चलो आप, 40 पॉइंट तो याद होने चाहिए। यानी इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, कब यहाँ सर्किट लीडिंग होगा, कब पावर फैक्टर लीडिंग होगा, कब हमारे पास सर्किट लैगिंग होगा, या फिर किस तरह से हमारे पास यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे मैंने जो आपके पास ग्राफ होता है आपने पढ़ा होगा इस तरह से, ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि कब हमारे पास ये रेजोनेंस होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कब इंपीडेंस मैक्सिमम होता है, कब वोल्टेज मैक्सिमम किस केस में रहता है, और किस तरह से हमारे पास पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। यानी कि जो इसके सारे पॉइंट्स एकदम याद होने चाहिए, यानी 20 पॉइंट तो याद होने चाहिए। फिर यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बच्चा अटक जाता है, रेजोनेंस। तो आपने सारे पॉइंट याद कर लिए, इसकी बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी, इनके जितने रिलेशंस होते हैं, जीटा का किस तरह से, डैम्पिंग कोफिशिएंट का किस तरह से रिलेशन है आपके RLC के साथ, जीटा = R/2√C/L, इस तरह से आपको फॉर्मूले बहुत सारे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम RLC सर्किट को डैम्पिंग कोफिशिएंट का रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से हमारे पास क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ का रिलेशन है, बैंडविड्थ के फॉर्मूले क्या होते हैं, सीरीज के लिए क्या है, पैरेलल के लिए क्या है, किस तरह से हमारे पास जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, उनका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या संबंध है, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल दिमाग में आपके भरी होनी चाहिए। रेजोनेंस, अब इसमें एक और सेगमेंट है जो इसमें बच्चे को दिक्कत होती है कि रेजोनेंस जो है ना, रेजोनेंस में कई बार आप देखते हैं कि सर्किट दे देगा आपको, तो उसमें रेजोनेंस भी इन्वॉल्व होगा और साथ के साथ उसमें बेसिक सर्किट होगा। जैसे सपोज उस सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है और करंट पूछेगा आपसे, जैसे मान लो सपोज पैरेलल RLC सर्किट है, तो आपको पता है रेजोनेंस जो रेजिस्टेंस में करंट होती है वो सोर्स करंट हो जाती है ना। तो कई बार रेजोनेंस और सर्किट मिक्स करके आ जाएगा, कई बार रेजोनेंस भी होगा और पावर पे कुछ पूछेगा। मान लो सर्किट में बोलेगा, कोई सर्किट दे देगा रैंडम सा और बोलेगा सर्किट रेजोनेंस पर है और बताओ अब इसमें कितनी रियल पावर होगी, तो उस टाइम आपको सर्किट को देखकर सॉल्व करना पड़ेगा। यानी रेजोनेंस, यानी जो हमारे बेसिक्स ऑफ सर्किट्स हैं, यानी कि यहां पर भी रेजोनेंस को घुसा सकता है ना। एक तो रेजोनेंस अपने आप में पूरे टॉपिक्स हो गए, मतलब अपने सब पॉइंट्स हो गए, इसके 20, 25, 30, 40 पॉइंट हो गए रेजोनेंस के, जो कि एकदम आपको याद होने चाहिए, एकदम बिल्कुल आपके दिमाग घुसे होने चाहिए। फिर क्या करता है, इस रेजोनेंस को यहां भी घुसा देता है, बेसिक्स में, थ्योरम्स में, इसी वाले में। साथ के साथ रेजोनेंस को कहां भी घुसा देता है, पावर में घुसा देता है। यानी पावर और रेजोनेंस का मिक्स क्वेश्चन बन जाता है। दे आर वेरी इजी, दे आर वेरी क्यूट क्वेश्चंस, दे आर वन लाइनर क्वेश्चन, बट वी नीड टू डेवलप द आइडिया। समझ रहे हो? तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर अप होने चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। इस वीडियो का ये उद्देश्य है। ये मतलब होता है कि सिलेबस अब आपने कवर अप किया है अच्छे से,
तब आप कॉन्फिडेंट होंगे। रटना नहीं क्वेश्चन की, क्वेश्चन को आपने 10,000 लगा ली, 50,000 लगा, नहीं, आपको एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको हर टाइप के आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दैट्स इट। ये नहीं पता चला एक ही टाइप जो अच्छा लगता है वही टाइप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अरे आपको इंटायर सिलेबस के पार्ट में से हर पार्ट से आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चंस करने हैं, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन तो वैसे ही अपन नहीं रटते फालतू के, है ना। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला क्या कितने मार्क्स कम से कम मान के चलो आप इसमें 10 से 15 नंबर मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर एसी सर्किट से आ जाएगा। तो जो बेसिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और एसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है थ्योरम्स की। तो देखो थ्योरम्स में अगर बात करूं तो थ्योरम्स में क्या आता है कि इसमें भी आप चाहो तो थ्योरम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखिए ध्यान से, पहला पार्ट क्या है मेरे पास, इसमें मेरे पास जैसे कि आप देखते हैं मेरे पास थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। ये थ्योरम्स है। और एक और पार्ट में आप कर सकते हो, दूसरा पार्ट लिख सकते हो, यहाँ पर एक टेलीगेंस थ्योरम है, टेलीगेंस थ्योरम हो गई, फिर मेरे पास यहाँ मिलमैन हो गई, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर रेसिप्रोसिटी हो गई, ये थ्योरम्स मेरे पास हो गई। तो मेरे पास एक एसपीटी भी हो गई, है ना, ये मेरे पास। इस तरह से आप एक काम करो, इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करो। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास एग्जाम में आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये थेवेनिन, नॉर्टन और एमपीटी, यहां से तो न्यूमेरिकल आता है अक्सर, यहां से इसमें थ्योरी बनने का स्कोप भी कम है, क्योंकि यहाँ थ्योरी तो क्या बनेगी, यहाँ तो मतलब ज्यादातर प्रोसीजर ही पूछेगा, और प्रोसीजर जो थ्योरी भी वो न्यूमेरिकल जैसी है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास ये जो पार्ट है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल ही आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल ही आता है। तो इस पे तो थेवेनिन, नॉर्टन, एमपीटी पर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छे से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी इस सारे टाइप लगा लो, कैसे आरटीएस निकालते हैं, डिपेंडेंट सोर्स का कैसे निकालते हैं, डिपेंडेंट सोर्स तब कैसे निकालते हैं, केवल इंडिपेंडेंट तब कैसे निकालते हैं, और साथ के साथ डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट है तो उसका कैसे निकालते हैं। वैसे अपने एसएससी में आप देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट के ही आते हैं, बट फिर भी आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू कैन डू दिस, है ना। बट आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास इंडिपेंडेंट के ही पूछे जाते हैं, खास तौर पे एसएससी एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद ये जो थ्योरम्स हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि इन थ्योरम से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो भी आपके पास, जैसे आपने देखा एसएससी 2023 में जो मेंस का पेपर उसमें पूछा मिलमैन थ्योरम कब एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आते हैं। टेलीगेंस थ्योरम्स कब एप्लीकेबल है, कब नहीं है, मिलमैन कब है, रेसिप्रोसिटी, इवन रेसिप्रोसिटी में आप देखते हैं कि आप थ्योरेटिकली भी पॉइंट कई सारे हैं और इसमें कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। और ये रेसिप्रोसिटी तो वैसे भी आपके एग्जाम में आजकल बड़ा ट्रेंड में, आप देखें कि शायद 22 में 23 में दोनों साल रेसिप्रोसिटी से क्वेश्चन आपको दिखाए। तो मतलब ये खास, तो इवन एसपीटी से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बट इन क्वेश्चंस में अगर आप देखें यहाँ पर इन थ्योरम्स में, तो जनरली जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं दे आर फ्रॉम थ्योरी। तो इसके सारे थ्योरी के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जो भी 15, 20, 25 पॉइंट बनते हैं इन सारी थ्योरम से रिलेटेड, वो एकदम आपको बाई हार्ट होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको विद इन अ सेकंड यू कैन सॉल्व इट। और यहां पर आपको क्या करना होगा, इन पर्टिकुलर थ्योरम्स की आपके जो सर्किट्स है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया। इवन आप देखेंगे कि एसपीटी में और रेसिप्रोसिटी में न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो कई बार आपसे पूछ सकता है, इवन मिलमैन में बन सकता है, बट उसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा कि इन थ्योरम्स के जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं और रेसिप्रोसिटी और एसपीटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप हल्का फुल्का देख सकते हो, बट यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल में कमांड होनी चाहिए। तो ये अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो ये भी मेरे पास 5 से 7 नंबर का जाता है ना, जैसे ऑल्सो फ्रॉम 5 to 7 मार्क्स है ना, मतलब कई बार इतना ही रहता है, मतलब है ना, 5 से 7 नंबर का ही एग्जाम में रहता है। मोटा मोटा मैं लिख रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब एकदम एग्जैक्ट फिगर है, मतलब बट ठीक है 5-7 नंबर का पूछ ही लेता कई बार, ठीक है। इसके बाद डीसी ट्रांजिएंट थोड़ा सा आपके एग्जाम में कम आता है, मतलब जैसे अगर बात करें हम एसएससी जे की, तो यहाँ थोड़ा कम पूछा जाता है आपके एग्जाम में डीसी ट्रांजिएंट, है ना। बट इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन से दो पार्ट है? दूसरा, पहला पार्ट तो क्या है कि इसमें जितने भी आपके पास बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इंडक्टर से रिलेटेड, कब सडन चेंज, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टडी स्टेट पे किस तरह से काम करता है, यानी जितने भी इसके बेसिक्स पॉइंट्स हैं, जब कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो करंट का क्या नेचर होगा, इंडक्टर चार्ज होगा तो करंट वोल्टेज का क्या नेचर होगा, इस तरह से आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको एकदम पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप दो टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तो क्या है कि आपको स्टडी स्टेट पे अगर करंट वोल्टेज निकालना है तो उस पर आप एक बार काम करें, एट टी इज इक्वल टू इनफिनिट पे कैसे करंट वोल्टेज निकालना है इंडक्टर कैपेसिटर पर, और एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, सॉरी। तो इन दो पॉइंट्स पे आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, यानी स्टडी स्टेट पर और तुरंत स्विच तुरंत स्विच को स्विचिंग के बाद यानी 0 प्लस पे और इनफाइनाइट पे करंट वोल्टेज निकालना आपको आना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन इसी से आ जाता है, बट आप चाहो तो एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको सिंपल जो सर्किट होते हैं उसमें आपको आई ऑफ टी और वी ऑफ टी निकालना भी आना चाहिए, है ना। यानी कोई सिंपल सा आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, जहां पर आपसे पूछ सकता है इंडक्टर में करंट कितनी, कैपेसिटर वोल्टेज कितना है, तो जो फॉर्मूले होते हैं ना आपके, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई जीरो प्लस माइनस आई इनफिनिट ई टू द पावर माइनस टी बाई टू प्लस आई इनफिनिट, इन फॉर्मूलों को लगाना भी आपको आना चाहिए। यानी कि आपके पास 3 पॉइंट, एक तो आपको पता है डीसी ट्रांजिएंट का एक तो बेसिक क्लियर होना चाहिए,
यानी जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। साथ के साथ आप इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। पहली कैटेगरी क्या है कि आपको स्टडी स्टेट मतलब एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट या वोल्टेज को कैसे निकालना कैपेसिटर इंडक्टर में। साथ के साथ आप t इज इक्वल टू 0 प्लस पे कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। और फाइनली अगर आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, आई ऑफ टी वी ऑफ टी, यानी कि किसी टाइम t पे इंडक्टर में करंट, कैपेसिटर में करंट या इंडक्टर में वोल्टेज और कैपेसिटर में वोल्टेज निकालना आपको आना चाहिए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और इसमें आपको काफ़ी अच्छे से मतलब, और सबसे बड़ी बात होती है सच में कि आपका जो स्पीड होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फटाफट आपको करना होता है। और इसी वजह से क्वेश्चन ही बहुत साधारण आते हैं, बहुत ही नॉर्मल आते हैं। बट आपको एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए। जो मैंने आज की क्लास में बताया आपको, या मैंने जो इस सेशन में आपको मैंने जो डिस्कस किया, इसमें आपको कहीं ना कहीं जो भी सीखने को मिला, इसको आप देखें और आप देखें क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप देखेंगे पूरा पेपर इसी तरीके से इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस तरह के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आपको कहीं ना कहीं कवर अप करना होगा। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट, अगर मैं आगे बात करूं तो मैग्नेटिक कपल सर्किट होता है। तो मैग्नेटिक कपल सर्किट में कोई बहुत भारी भरकम सर्किट नहीं आता है। यहाँ भी आप चाहो तो 2 बेसिक पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो। एक तो आप क्या करें, इसमें जो बेसिक टाइप के सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब जैसे कि कई बार इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए पूछ देता है, N1 + L2 + 2M, L1 + L2 - 2M। हाँ, इसमें ये कैसे आया इसका केवीएल लगाना भी आपको पता होना चाहिए, है ना। M और K में क्या रिलेशन है, M = K √ L1.L2। तो इस तरह से ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। रिलेशंस पे फॉर्मूले पूछे जाते हैं और साथ के साथ आपको सर्किट में केवीएल लगाना आना चाहिए। दूसरा इसका जो पार्ट है, तो आपको जो बेसिक मैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म है, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। रिलेक्टेंस क्या होता है, परमियंस क्या होता है, यानी और वैसे भी आप मशीन में तो ये सब देखते ही हो। तो बेसिक जो है, जैसे कि कई बार एम्पियर लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। यानी कि आपको थोड़ा सा बेसिक मैग्नेटिक भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो ये भी चैप्टर आप कवर अप कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिक केवल कैसे लगाना आ जाए, वो तो एक तरह से सर्किट का पार्ट हो गया। और इधर एक इसकी जो बेसिक फिजिक्स है, मैं ऐसे कहूँगा कि इसकी जो बेसिक फिजिक्स है वही आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होते हैं, सोलेनॉइड्स क्या होते हैं, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टोराइड क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, यानी पूरा जो मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट है ना, ये पूरा पता होना चाहिए। एम्पियर लॉ क्या होता है, ये सब आपसे पूछता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है ना, क्योंकि ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, खूब क्वेश्चन आते हैं। अपने पास जो MCQ आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने लगाई होगी, उनमें खूब सारे क्वेश्चंस गिवन है और SSC भी खूब आते हैं। तो यानी कि आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, यानी पूरा मैग्नेटिक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें केवल लगाना तो आना ही चाहिए आपको, और साथ के साथ आपको जो इसका बेसिक मैग्नेटिक है वो भी पूरा पता होना चाहिए। रिलेक्टेंस, परमियंस, है ना, और साथ के साथ एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ एंड दीज थिंग्स, और जितने मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनके बिहेवियर्स, टेम्परेचर साथ क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एवरीथिंग यू नीड टू नो, है ना। एंड एट द लास्ट, तो ये भी आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि 5-7 नंबर का ये भी पूछ लेता है, 4-5 नंबर का तो आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो 4 से 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट। मेरे पास मिसलिनियस, इसमें कुछ अब खास रहा नहीं। देखिए ध्यान से, मिसलिनियस में क्या होता है, कई बार आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका कलर कोडिंग है तो कलर कोडिंग से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो कलर कोडिंग आपको आना चाहिए ना। जैसे कि आपके पास कई बार आप देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में बताया ना कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या संबंध है, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो 2-4 नंबर का ये भी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर जैसे कि बेसिक्स ऑफ इंडक्टर, जैसे इंडक्टर पढ़ते हैं आप, इंडक्टर में जो इंडक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, इंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन है, ये बेसिक्स, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, C = ε/d होता है। इस पर भी क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं और पूछते रहते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ सकते हो आप, है ना, जिनके रेटिंग्स वगैरह भी पूछ लेता है आपसे, जो कि पूरी तरह से डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मिसलिनियम से 2-4 नंबर का भी आ जाता है। तो अगर पूरे सेशन को अगर मैं समराइज करूँ तो आपने क्या देखा कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिक देन AC, या दोनों लगभग सेम है। तो बेसिक AC पे बहुत अच्छे कमांड होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं थ्योरम, एंड फिर उसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि किस नंबर पे रखोगे मैग्नेटिक को, तो हो सकता है मैं मैग्नेटिक को 3रा नंबर दे दूं। पहले नंबर पे AC, दूसरे में बेसिक, और तीसरे में मैं मैग्नेटिक, और चौथे में मैं थ्योरम, और उसके बाद फिर मैं आपको DC ट्रांजिएंट। इस तरह से सीक्वेंसिंग में करूंगा अगर मेरे से कोई कहे तो, है ना। एट द लास्ट भी मिसलिनियस, यानी जो कुछ बेसिक पॉइंट्स वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से पहले आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से थरोली कवर अप करो। तो जब सिलेबस पूरी तरह से और इस सिलेबस कवर अप हो गया, फिर इस टाइप के जो मैंने आपको टाइप बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए, समझ रहे हैं आप। और आप चाहो तो जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं,
कोई अच्छा पॉइंट्स मिले कहीं से, या आपने जो कॉपी में पढ़ा हो उनको आप चाहो तो एक अलग कॉपी में लिख लो, थ्योरी वाले अलग बना लो आप कॉपी, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो रटना नहीं है, उनको प्रैक्टिस करो और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स उनको आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी में, तो इस तरह से अगर जब पहले, क्योंकि होता क्या ना कि जब तक हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होगा या हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने नहीं आएंगे तो मैक्सिमम मार्क्स तो कैसे आएंगे। तो इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज कि भाई पहले सिलेबस और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या वो हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या उनको हम जान रहे हैं, क्या उनको हम कर पाएंगे, तब तो मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं ना। तो आज की इस रणनीति में यही तो बताना था। फिर उसके बाद आपको पता है जो सेकंड स्टेज है उसमें टेस्ट सीरीज दो, फिर आप टेस्ट सीरीज दो, है ना। टेस्ट सीरीज में पहले आप स्पीड को कम रखो, अपनी एक्यूरेसी को अच्छा रखो। कुछ बच्चे टेस्ट देते हैं, बोलते सर मैंने टेस्ट दिया 200 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का टेक्निकल का टेस्ट दिया और उसमें सर मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 95 कर दिए, बट सर मैंने उसमें 35 गलत है। अब एक बात बताओ, आपने 90 क्यों ही किए थे जब आपको 35 गलत करने थे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पॉइंट इज दैट है कि जब आप स्टार्टिंग में आप पहले सारे टॉपिक्स कवर अप करो, कवर अप करने के बाद आप फिर टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने में आप अपनी स्पीड भले स्लो रखें स्टार्टिंग में, लेकिन आप एक्यूरेसी को अच्छा रखें आप। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वैसे एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, तो आप ज़्यादा स्टेप स्किप मत करो, ना दिमाग में स्किप करो और लिखते वक्त भी स्किप मत करो। ट्राई करो कि आप मतलब जो स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो करो, और इवन दिमाग को भी उसी तरह से ट्रेंड करो कि हाँ पूरा भले आप लिखो मत, लेकिन कम से कम दिमाग में सीक्वेंस से चलो आप, कि ठीक है भाई नोडल का क्वेश्चन है तो आपको पता है यहाँ ग्राउंड करना है, फिर यहाँ वोल्टेज लेना है, इस तरह से करंट लिखनी है। तो आप भले उस चीज़ को मत लिखो, बट दिमाग में तो प्रोसेस करो आप। कई बार आप क्या करते हैं कि स्टेप जब आप जंप कर जाते हैं तो एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आप जितना स्टेप स्किप करेंगे उतना एरर बढ़ेगी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि आप जितना प्रॉपरली सोचें और प्रॉपर करें। तो स्टार्टिंग में आप प्रॉपर करें ताकि एक्यूरेसी अच्छी रहे। फिर आपको लगे कि आपने जब 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और आपको लगता है उसमें 10% मैक्सिमम 10% है ना, मतलब 5 से 10% की एरर अलाउ है, इतनी तो चलेगी, कोई भी करे, मैं भी पेपर दूंगा, इतनी गलती होती है। तो 5 से 10% तो है ना, तो मैक्सिमम 10% एरर है। अगर आपने 10% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब 10% इज़ मैक्सिमम आई से दिस है ना। कई बार बच्चे आप 70 क्वेश्चन करते हो तो 5-7 क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा कोई हेडेक नहीं लेना। भाई आपने 100 क्वेश्चन करे, आपने 100 क्वेश्चन करे और उसमें अगर आपने 5-7 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इट्स नॉट बिग इशू है ना। 95 आपने सही करे ना, लेकिन 100 करने के बाद अगर आप 60 सही करते हो, 50 सही करते हो, तो ये तो वर्स्ट है, कोई मतलब ही नहीं इसका है। तो पॉइंट इज दैट, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि 2-4-10% की एरर आपकी चलेगी, बट बहुत ज़्यादा एरर नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि आप पहले स्पीड स्लो रखें, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करें, फिर आपको लगे कि नाउ यू आर ओके, देन यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, फिर आप स्पीड को बढ़ाएं। तो ये नेक्स्ट स्टेज होगी। तो पहला स्टेज क्या, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको, है ना, कि टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए और टेस्ट सीरीज में आपको कैसे मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, उस पर भी हम एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अभी आज की क्लास का यहाँ जो एम था, ये था कि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो नेटवर्क में। तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है कि आप पहले अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें। अपना जो मैंने बताया कि अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि एक बड़ा अच्छा टर्म मेरे स्टूडेंट ने यूज़ किया, मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, है ना, अंधाधुंध का मतलब कि पता नहीं क्या पढ़ते चले जा रहे हो। ट्राई टू फोकस कि व्हाट इज़ योर सिलेबस एंड उसके हिसाब से पढ़ाई करें, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उसी तरह के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड जाहिर सी बात आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे और 100% आप नेटवर्क में स्कोर करेंगे, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.